वर्कर्स ड्रॉप द सेकेंड डे, 150 वर्कर्स हैं, गिरेगा नीचे पे कौन वर एम्प्लॉयड, इनको एम्प्लॉय किया गया था टू फिनिश ए वर्क इन सर्टेन नंबर ऑफ ये वाला क्वेश्चन नीचे डेज। देखो 4 वर्कर दूसरे दिन चले गए, बहुत कठिन काम था, 4 वर्कर अगले दिन आए ही नहीं। अगले दिन कितने वर्कर आए होंगे बताओ? पहले दिन 150, तो दूसरे दिन कितने हैं? 146। ठीक है, और फिर उसके अगले दिन और 4 चले गए, बोले 4 वो नहीं है, हम भी नहीं आएंगे। ऐसे 4 वर्कर छोड़ते गए, तो काम कितने दिनों बाद कंप्लीट होगा? कितना डिले होगा? 8 more days to finish the work। उन्होंने कहा 8 दिन बाद काम पूरा होगा। सही है? तो देखो 150 workers employed to 4 workers left on second day। ठीक है, 4 workers more left on subsequent day and so on, ऐसे होता रहा। Now work has been delayed by 8 days, 8 days और लगे। तो in how many numbers the work was completed, काम कितने दिनों में पूरा हुआ? In how many days work was completed? ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो let work was completed in x days, मान लो x दिनों में कंप्लीट हुआ, ठीक है? तो let work was to be completed by 150 वर्कर्स, कितने दिनों में? इन x डेज, x ना लिखो तो n लिख लो, इन n डेज। अगर मान लो 150 वर्कर हैं, 10 दिन में काम पूरा करते हैं, तो बोलो 150 वर्कर एक दिन में कितना काम कर पाएंगे? 10 दिन में करते हैं तो 1/10 कर पाएंगे। कोई भी चीज है, तुम अगर 4 दिन में काम कर लेती हो तो एक दिन में 1/4 तो कर पाओगी, तभी तो तुम 4 दिन लेकर आ रही हो। तो बोलो नाउ 150 वर्कर्स कंप्लीट जॉब इन 1 डे। 1 डे में कितना कर पाएंगे अंशुप्रिया? बोलो 1/n पार्ट, है ना? मान लो जैसे 20 दिन में किया, यहाँ पर यहाँ देखो n डेज है, तो कितना पार्ट? ऐसा सवाल तो है कि नहीं? 1 पार्ट। अच्छा बताओ, एक वर्कर एक दिन में कितना कर पाएगा? एक वर्कर का भी तो बताओ। इससे और डिवाइड कर लो, जब जैसे 150 का दिया है, 150 इतना कर लेते हैं, तो एक कितना कर लेगा? इससे और डिवाइड करो ना, सही है? सो 1 वर्कर कंप्लीट जॉब इन 1 डे, तो 150 और डिवाइड कर दो। बोलो सुजैन, इतनी बात तुम्हें समझ में आई? सही। अच्छा, पहले दिन कितने वर्कर्स ने काम किया? 150 ने किया। एक वर्कर इतना काम करता है, तो फर्स्ट डे में कितने वर्कर ने? अब देखो, ऑन फर्स्ट डे 150 वर्कर्स कंप्लीट, कितना कंप्लीट करेंगे? बोलो 150 इंटू 150 n पार्ट। ये बात समझ में आ गई? एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है, तो 150 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? सही सही। अच्छा, दैट इज ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे नैतिक कितने लोग रह गए? 140 तो 1
146 वर्कर कंप्लीट ऑन सेकंड डे, वो कितना काम कर पाएंगे? 146 ही आदमी है, जबकि एक आदमी इतना ही कर पाता है, तो इतना पार्ट कर पाएंगे। और इसी तरीके से थर्ड डे में क्या होगा? 142 वर्कर रह जाएंगे, दो और निकल गए, तो 142 और 150 एंड पार्ट। ठीक है, सो द पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज? n+8 डेज। क्यों? पूरे होते तो n में करते, छोड़ते जा रहे तो 8 दिन ज्यादा नहीं लगे, तो बोलो उस एपी के कितनी टर्म्स हुई बताओ? n+ वो लिखा ना ऊपर, ठीक है। तो बताइए कि पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन subsequent days forms an AP with कितनी टर्म्स के लिए बोलो? n+8 टर्म्स। सही है। और वो पार्ट क्या है? पहले दिन का काम बताओ। 150, इसे सॉल्व नहीं करना है सुप्रिया, बस लिखते जाना है पहला। सही। दूसरा देखो 146 इंटू 1/50n। तीसरा देखो 142 इंटू 1/150n। ओके, ये सारा काम मिलके वन काम है। टर्म्स n+8 है, लेकिन पूरा काम क्या वन पार्ट नहीं है? पूरा काम मिला के कितना पार्ट है? अगर इन सब का सम कर दो तो वन पार्ट है, तो इनका सम करो। दिस सम्स अप टू वन पार्ट, या कंप्लीट वर्क ना। दिस सम्स अप टू कंप्लीट वर्क। तो कंप्लीट वर्क का मतलब है वन पार्ट माना जाता है। जरा देखो तो 150 इंटू 150n 146, 150n 142 150n, और ऐसे करते करते n+8 टर्म्स, n+8 टर्म्स हो गई। आगे देखिए, इन सब में 1/150n को कॉमन ले लो, कॉमन आ जाएगा। 1/150n कॉमन आ गया, तो क्या क्या बचा? 146 142 n+8 टर्म्स। और इसको किसके इक्वल कर दो? 1 के इक्वल, और इनके लिए सॉल्व कर लो। यही बात है कि नहीं? तो देखो 1/150n n टर्म्स का, n+8 टर्म्स का समेशन का फार्मूला लगाओ, दैट इज s n+8। क्योंकि ये AP है ना, अगर ये AP है तो इसका D कितना है अरविंद? 4 तो नहीं, -4। तो ठीक है, 1/150n दैट इज n+8/2 2a plus n+8 - 1d which equals to 1। बताओ इतना समझ आया? कहाँ से बताएं? बताओ, हम बताएंगे। ये चीज समझ में आई क्या? अब इसके बाद 1/150n कॉमन ले लिया, तो क्या क्या हुआ? सबको सम करो, ये तो पूरा काम है ना। इन सब का सम करोगी तो क्या यही वन पार्ट नहीं होगा? पूरा काम हो गया ना। तो फिर क्या क्या बचा? 150 146 ये सारा कर दिया। फिर ये कितनी टर्म्स हैं? कितने दिन लगे काम करने में? तक वर्कर है, मान लो 20 वर्कर तक हुए, काम पूरा हो गया, सब चले गए। काम पूरा होने के बाद थोड़ी ना रुकेंगे, जितने दिन हुआ घटते गए, काम पूरा होते सब निकल गए जो बचे थे। सही है? तो ये n+8 टर्म्स तक का सम करो इस एपी में, n+8 दैट इज n+8/2 2a प्लस n+8 - 1 × d। यहाँ तक समझ में आया? चलो अब देखो 1/300n 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू n+8। अंदर देखो तो 2a है, उसे क्या लिखेंगे बोलो? 150 और n+7 इंटू -4
is equals to 1. ठीक है, और आगे देखो, n plus 8 upon 300 और इससे क्या आएगा बताओ, -4n और -28 दैट इज इक्वल टू 1. 28 और कम करो तो कितना आ जाएगा, 272 आ जाएगा क्या, सही है, 272 आ जाएगा. Now now n plus 8 by 300 and 272 minus 4n. 4 को कॉमन ले लो, बाहर लेके सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा कम हो जाएगा. इट इज इक्वल टू 4 कॉमन लो, n plus 8 into 4 300 n, तो कितना बचेगा, 4 6 24 4 into 32 माइनस n. 4 से इसको कट कर लो, 75 n आ गया, n plus 8 68 minus n, it is 75 n. रिया इतना समझ में आएगा, ये चीज हमने इसे बाहर निकाल लिया, कट करके उधर ले गया. अब इसे और थोड़ा सॉल्व करो, 68n माइनस n स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करो, 48 54 और माइनस 8n और माइनस 75n, इट इज इक्वल टू 0. तो 68n में से बहुत सारे हैं, सबको पहले जोड़ना पड़ेगा. 68n और ये कितना हो गया, 83 माइनस 83n और माइनस n स्क्वायर प्लस 544 is equals to 0. So this comes as 15n आया और माइनस n स्क्वायर प्लस 544 इट इज इक्वल टू 0, या n स्क्वायर प्लस 15n और माइनस 544 इज इक्वल टू 0. अब इसको बनाओ, कुछ बनना है क्या इससे, सेवेंटीन और n स्क्वायर प्लस 32n माइनस 17n और माइनस 544 इज इक्वल टू 0, दैट इज n प्लस 32 और माइनस 17n प्लस 32, so that is n माइनस 17, n प्लस 32 इज इक्वल टू 0. तो या तो n माइनस 17 0 है, या n प्लस 32 0 है, 17 या n इज इक्वल टू माइनस 32. इट इज रिजेक्टेड क्योंकि जो नंबर ऑफ डेज है वो निगेटिव नहीं हो सकते. और इसके बाद कंक्लूड करो कि क्या करेंगे. क्वेश्चन था वर्क वाज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, बताओ जरा. Work was completed in n plus 8 days. दैट That means 17 plus 8 days. That is 25 days. सही है. Now, work was scheduled, दोनों पूछा जा सकता, मैंने दोनों लिखा दिया. Scheduled to be completed in 17 days. However, work was completed in
17 + 8 दैट इज 25। तो क्वेश्चन में अगर ये पूछे कि शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड तो वही लिखना, एंड वर्क वाज कंप्लीटेड पूछे तो जोड़ के लिखना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखें। Now, along a road lie an odd number of stones placed at interval of 10 meters. These stones have to be assembled around the middle stone. Have to be assembled around the middle stone. A person can carry only one stone at a time. A man carries the job with one of the end stone by carrying them in succession. In carrying all the stones, he covered a distance of 3 kilometers. Find the number of stones. देखो क्वेश्चन क्या है कि बहुत सारे स्टोन्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टोन, और सारे स्टोन को बीच वाले स्टोन के पास ही लाना है। तो इसका मतलब है ऑड नंबर्स हैं। वैसे तो मैंने इवन बनाया, एक और बना दो। ये ऑड नंबर है, यहाँ पे सबको लाके इकट्ठा करना है। Around the middle, a person can carry only one stone at a time. A man carries the job with one of the end stone by carrying them in succession. In carrying all the stones, he covers a distance of 3 kilometers. यानी इनके बीच की दूरी कितनी दी है? 10 मीटर। सबके बीच की दूरी 10 मीटर है। ये नहीं पता है कि कितने स्टोन है। दैट इज, ऐसा माना जा सकता है कि ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स है, 2n + 1 स्टोन्स है। सही है, और सबके बीच की दूरी 10 मीटर है। तो अगर वो इस स्टोन को पहले यहां ले जाता है तो उसे कितना चलना पड़ेगा? अब एक बात समझो, अगर ये स्टोन यहाँ है, देखो अमन, ये एक स्टोन यहाँ छोड़ दो तो n इधर होंगे और n इधर होंगे ना। टोटल तो 2n + 1 स्टोन्स है ना। 2n + 1 स्टोन्स, तो ये स्टोन कितने होंगे बोलो? तुम यहाँ थोड़ा डॉट 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 कर लो, पता चल जाएगा कि ऐसे। अब देखो, दीज आर n स्टोन्स। सही है, ये कितने स्टोन्स हो गए? n स्टोन्स। अगर मैं कहूँ ये एक स्टोन है और यहाँ पर 2 स्टोन है, दो कितने, ये 2 हो गए ना इसके इधर, तो 2 स्टोन हो गए, तो इससे इसकी दूरी कितनी? व्हाट इज द डिस्टेंस? 2 × 20। तो n स्टोन होगा, तो आखिरी स्टोन की कितनी दूरी इससे होगी बताओ? n × 10। देख लो, 2 होंगे, ये बीच वाला स्टोन है। अगर 2 हुए तो कितनी डिस्टेंस है बाहर वाली? उसको यहाँ ला के रखना है, फिर इसको भी बीच में सबको इकट्ठे करने इसको, फिर वो ट्रक में ले जाएगा उनको। तो इससे इसकी, तो बोलो n स्टोन है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हुई? 2 होंगे, तो देखो 2 × 20 हुई कि नहीं? 10 और 10। तो ये तो बीच वाला है, इसको छोड़ दो, इधर 2 है तो 20 की डिस्टेंस है, फिर कम होती जाएगी ना 10। तो बताओ फर्स्ट स्टोन को यहाँ ले जाने में उसे कितना चलना पड़ा? n × 10 चलना पड़ा। फिर वो वापस आएगा तब कितना चलना पड़ेगा? n - 1 × 10। वो अब इसके बाद यहाँ आएगा। सही है, समझ आई बात कि नहीं? पहले यहाँ से चला, n स्टोन्स है, टोटल 2n + 1 है। तो अभी जैसे 2 में बताया, तो 2 × 10 n है, तो n × 10। चलो, तो दैट मीन्स फॉर एक सिरे से वो स्टार्ट कर रहा है। स्टोन, ये ड्रॉपिंग लिखेंगे। अभी मैं ये नहीं, वापस भी तो आना है। ड्रॉपिंग, फर्स्ट स्टोन ड्रॉपिंग कर रहा है, तो उसके लिए यहां से ये गया, तो इट इज n × 10 मीटर चला। और कमिंग बैक के लिए कितना चला बोलो? पहले वाले के लिए तो यहाँ गया, और फिर अगले वाले के लिए n - 1 तक आएगा और n - 1 तक जाएगा। n - 1 × 10, 2 रहेगा सबके साथ। यहाँ आए, इसे उठाए और फिर जाए,
फिर n-2। समझो इस चीज को। अभी तुमको फिर से बताते हैं। ये देखो बहुत सारे स्टोन्स हैं, ये बीच का स्टोन इसके इधर तक भी है। तो यहां से पहले वाले का तो तुम छोड़ दो, इसके लिए कितना चला ये n × 10 चल गया। इसके बाद यहां आना और यहां जाना, इसको सोचो उत्कर्ष, यहां आना यहां जाना। ये nth स्टोन है, ये n-1th स्टोन है, ये n-2th स्टोन है। ऐसा चलता चलता चला जाएगा। ये इसके बगल वाला फर्स्ट स्टोन हो जाए, तो इसके लिए ये nth है, तो ये n × 10 मीटर हो गया। यहां तक आना तो उतना कम कर दो, एक कम हो जाएगा ना। तो इसके लिए इतना मीटर। फॉर सेकंड स्टोन पिकिंग एंड ड्रॉपिंग, पहले वाले को तो ड्रॉप कर दिया, यहीं से चला ही था। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड। अब आगे का काम। फॉर सेकंड स्टोन पिक एंड ड्रॉप, डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ बोलो? क्या 2 × n-1 × 10। ये बात अरविंद तुम्हें समझ में आई? बताइए। पहले वाली की छोड़ दो, पहले वाली तो बनेगी नहीं सीक्वेंस में, दूसरे से हो सकता है बन जाए ना। अब जरा देखें इसी तरीके से थर्ड के लिए। फॉर थर्ड स्टोन पिक एंड ड्रॉप, तो कितना हो जाएगा? दैट इज 2 × n-2 × 10। ऐसा चलना पड़ेगा। यहां तक तो चलेगा, यहां से चलेगा। फिर इसके बाद जितनी डिस्टेंस इसको चलनी पड़ेगी चलिए। फिर अब इसके बाद क्या करेंगे? ये तो एक तरफ के पत्थर हुए ना, यहां आ गया सब कुछ करने के बाद। और फिर लास्ट में क्या करेंगे? फॉर n-1 से फिर थर्ड स्टोन, फिर लास्ट स्टोन। उल्टी सीक्वेंस है, मैं n से लेकर के n-1 से लेकर 1 तक ले जाऊंगा, वो तो बन जाएगा। और फॉर लास्ट स्टोन को कितना चलना पड़ेगा? 20 मीटर। देख लो 10 आएगा, 10 जाएगा। ऑफ वन साइड, अभी तो सेकंड साइड की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और लास्ट स्टोन ऑफ वन साइड, तो उसे कितना चलना पड़ेगा? 2 × 10। यहां तक बात खत्म हो गई। अब इसके बाद उसकी मर्जी है, पहले को उठाए, दूसरे को, फिर लास्ट वाले में जो लास्ट स्टोन होगा उसका nth स्टोन का इसका डबल चलना पड़ेगा। सिर्फ इसी को डबल करना पड़ेगा। यहां जाए और लेके आ जाए। यहां से तो एक तरफ से चला ही था, सही है। तो इतने को पहले करें। चलिए इसको एक बार और भी देख रहे हैं नेट पे कि आसानी से समझा जा सके। बट थीम तो आपको समझ में आ गया ना कि क्या चीज हो रही है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई वन साइड की, जरा देखो। तो टोटल डिस्टेंस निकालो। पहला क्या है बताओ? 10n। दूसरा क्या है? 2n-1, तो दैट इज 20। क्या लिखोगे? 20n-1। थर्ड वाले के लिए क्या होगा बोलो? 20n-2। ये अच्छा होता है। दैट इज टोटल डिस्टेंस कितना हुआ ऑफ वन साइड, है ना? n-1 n-2 होगी कि नहीं होगी? ये n-n n-1 n-2 लिखा है कि नहीं? तो हर एक में 10 का गैप है, दैट इज 20n-2। ऐसा चलता चला जाएगा। और लास्ट स्टोन के लिए कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगी। अच्छा, फॉर अदर साइड क्या होगा बोलो? फॉर अदर साइड, अदर साइड के लिए कैसे स्टार्ट करेगा? पहले तो अगर वो सबसे लास्ट स्टोन को जाता है और फिर लौटता है तो कितना चलना पड़ेगा? दैट इज, ये nth स्टोन है, तो दैट इज 10n और 10n, सही है। दैट इज 2 × 10n। ठीक है, कितना चलना पड़ा बताओ? 2 × 10n, दैट इज n × 10, सही है। डबल करा। और फिर अगले वाले के लिए
n माइनस 1 इंटू 10, और लास्ट वाले के लिए तो फिर 20 चलना पड़ा, तो दैट इज 2n माइनस 2 इंटू 10, लास्ट के लिए कितना हो गया 20। ओके, अगर तुम इसमें 10n जोड़ दो तो ये हमारी AP बन जाएगी, सारी डिस्टेंस निकाल के 10n लास्ट में घटा देंगे, माइनस 10n। ओके, तो आप ये देख लीजिए that it comes as 20n, 20n minus 1 और 20n minus 2 से लेकर 20। Now total distance on both side, on one side हमने निकाला, on one side, so total distance on both side निकालो, on, देखो मैं अपने मन से 10 और जोड़ रहा हूं, ऐसा किस लिए जोड़ रहा हूं, 10 में माइनस कर दूं जिससे मेरी AP डिस्टेंस ना हो, तो करो, दैट इज 20n प्लस 20n, पहली टर्म जोड़ लो और साथ में और क्या जोड़ लो, इसमें 10n अपने मन से जोड़ लो, ठीक है, दूसरी जोड़ो तो कितना हुआ बोलो, 40n माइनस 1, तीसरी जोड़िए, दैट इज 40n माइनस 2, लास्ट भी तो जोड़ो, तो लास्ट टाइम कितनी हुई 40 हो गई, 20 और 20, लेकिन हमने 10 जोड़ा था, उसको क्या करो सबट्रैक्ट, क्योंकि वो तो एक तरफ से हुआ है, तो इन सब को जोड़ लीजिएगा, टोटल डिस्टेंस को वेट करो और साथ में इस पूरे में से कितना माइनस करो, तुमने कितना जोड़ा था 10n, अभी दूसरा तरीका भी होगा नेट पे तो हम बता देंगे। अब जरा देखो ये कितना आ गया 40n प्लस 40n माइनस 1 प्लस 40n माइनस 2 से लेकर 40 और माइनस 10n, 40 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या हुआ n प्लस n माइनस 1 और प्लस 1 और माइनस 10n। क्या तुमको मालूम है 1 से लेके n तक की नंबर्स का सम कितना आता है? उल्टी या सीधो नंबर तो नंबर है, तो 1 से n तक के n प्लस 1 बाई 2 होता है कि नहीं होता है? तो क्या हो गया 40 n प्लस 1 बाई 2 माइनस 10n। अब इसके बारे में क्या कहा गया, क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये 3 किलोमीटर, ये कितना है, उसे 3 किलोमीटर चलना पड़ा, तो कितने स्टोन है, 2 से इसे कट करो 20n n प्लस 1 माइनस 10n इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर, so 20n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 10n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये देखो फिर कितना आ गया 20n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 23 जा 60 का क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है 60 का तो कुछ नहीं बनेगा ना सर, किलोमीटर को बदलेंगे ना मीटर में, हमने इसको मीटर में ले लिया ना, ये मीटर लिया, सही कह रहे हो, वो मीटर में लिया तुम किलोमीटर में नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो मीटर में लिया है, तो फिर इसे क्या किया जाए, ये दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 10 से और डिवाइड कर लो, तो 10 से डिवाइड करो तो 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। 600 आ गया, 600 का देखो कुछ है, माइनस b n इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, 25 माइनस 24 है, 24 बन रहा है, हाँ, so that is 2n square plus 25n minus 24n minus 300 is equals to 0, so that is n
2n plus 25 minus 24n plus 25 it is equals to 0. तो एक हो गया n minus 24 और एक है 2n plus 25 that is equals to 0. तो या तो n 24 है या n is equals to minus 25 by 2. तो ये रिजेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया. टोटल कितने पत्थर हैं? 24. आंसर दिया है जो तुम्हारे क्वेश्चन के? नहीं, किन्नर से देखें. नहीं, वो बुक में था. तो इसमें देख लेते हैं, इसका आंसर भी देख लेते हैं. थोड़ा इजी मेथड होगा तो कराते हैं. 2n plus 1 है ना, तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएंगे. तो दैट इज 24 है सर. फैक्टर में वहाँ पे 2n plus 25 वहाँ पे तो यहाँ पर कितना आएगा? ये गलत किया है ना, 24 आएगा क्या? यहाँ पर हमने n ले लिया तो 2n plus 25, फिर यहाँ पर हमें 12 लेना चाहिए. 12 से करेंगे 12 लो तो 2n 25 से भी आ रहा था, 25 2n plus 25 इससे सही आ रहा है 12 25 आ रहा है, ये सही है. अब ये इसको लिखो 12, ये आंसर 12 आया है. So how many stones are there? 2n plus 1 that is equals to 25 stones. Total stones are एक बार आंसर चेक करने फिर हम आगे बढ़ें. Along a road lie a odd number of stones placed at interval of 10 meters. According to Byju's, 25 ही आ number of रहा है. stones ये is देखो 2n 25. plus 1 equals 25. Q. Along the road lie an odd अब number लेकिन of इसका stones देख लें कोई आंसर सरल हो. of stones is 10 meters. A person can carry only one stone at a time, and his job is to assemble all the stones around the middle stone. वो बताऊँ नहीं जहाँ से हमारे चलो इसको बता देंगे एक बार देख के, और सिंपल मेथड होगा बता देंगे. तो फालतू ही बढ़ता है. चलो रियल नंबर्स का निकाल. इतना से बोला तब भी नहीं हो सर. पहले ट्यूशन में भी तो यही आता, अभी भी यही आता है. ओके, पहला क्वेश्चन कहा गया है? फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू 1,10,000 बट नियरेस्ट इसके हो बट ग्रेटर देन 1 लाख विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय. अगर एग्जैक्टली 8, 15 और 21 से जो डिविजिबल होगा वो दैट इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा. एलसीएम सभी से डिविजिबल होता है, तो दैट इज एलसीएम निकालो ऑफ 8, 15 और 21. तुम्हारे में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड चलता है, वही तुम्हें लगाना होगा बाई प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है कि 2 into 2 into 2 सबके प्राइम फैक्टर करो. 3 into 5 21 क्या होता है?
3 into 7, जिसके लोकल तीनों में जोड़े बने तो तीनों में जोड़े बना लो, लोकल बने तो लोकल बना लो, 3 का बन गया। और कोई बन रहा है? नहीं बन रहा है, सही है। तो एलसीएम निकालने का तो तरीका पता है, 3 के बने, 2 के बने, सबके जोड़े बना के निकलो। दैट इज एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम 8, 15, 21, इट इज 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 7, so 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 127 जा 840 हो गया। so this comes as 840, 840 840 ये जो है ना, ये इस डिविजिबल बाई ऑल, ये इनका एलसीएम हो गया। अगर 840 डिविजिबल है तो क्या इसका कोई भी मल्टीपल भी डिविजिबल है? अगर मान लीजिए 15 3 और 5 से डिविजिबल है तो 15 का पूरा टेबल 3 और 5 से डिविजिबल होगा, 15 ही डिविजिबल हो गया। तो इनके ऑल मल्टीपल्स डिविजिबल है। अब आप क्या करो कि 840 से 1,10,000 में डिवाइड करो, और जो फालतू वो हटा दो, बस वही लार्जेस्ट नंबर है जो 1 लाख से ऊपर है और 1,10,000 से नीचे। डिवाइड करो, देखो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, जो एक्स्ट्रा आ रहा है रिमाइंडर वो हटा दो, ठीक है। तो इट कम्स एज 1,10,000 है, 1,100, पहले 1 टाइम्स ले जाओ, तो दैट इज 840, ठीक है। 840 से करो तो क्या आएगा बोलो? 0 6 और 2 2 6 1 0 और लगाओ, 3 आ रहा है, 3 4 या 12 और 3 8 या 24 तो 25, 80 बच गया, एक और 0 लगाओ। अभी अभी 0 उतारा है और अभी अभी नहीं गया तो 0 लगाना पड़ेगा कि नहीं? जब तुम डिजिट उतारते हो और डिवीजन ना जाए तो 0 लगाना पड़ता है ना। 800 एक्स्ट्रा है, 800 सब्ट्रैक्ट कर लो, so that is, अगर 800 ना होता तो क्या ये पूरी तरीके से चला जाता? डिवीजन चला ही जाता, 800 ही तो एक्स्ट्रा है। तो इसको 1,10,000 में से 800 हटा दो, 0 0 2 9 1 0, क्या ये 1 लाख से ऊपर है? So this is the desired number which is greater than 1 lakh and less, और nearest to, nearest भी है, लेकिन क्या ये nearest है? या चंद्रशेखर कह रहे सर अगर आप 1,40,000 और जोड़ देते वो ज्यादा नियरेस्ट होता, तुम आप कहाँ इतना 800 दूर जा रही हो? इनका कहना अच्छा है भाई, 1,10,000 के पास ज्यादा कौन है बताओ, तुम ही बताओ। 1,10,000 है, तुम इससे 800 दूर जाना चाहोगे या इसमें 40 जोड़ना चाहोगे? बताओ। वो ये तो नहीं कह रहा है 1,10,000 से छोटा हो, वो तो नियरेस्ट बोल रहा है। आइदर वी कैन सब्ट्रैक्ट 800 और वी कैन एड 40, ठीक है। तो 2 नंबर हो गए, दिस और दूसरा कौन सा बोलो? 40। तो आप लिख लें 1,10,000 40। सो दिस इज नियरेस्ट टू, है ना, 1,10,000 एंड ऑल्सो डिविजिबल। वो 131 टाइम्स चला जाएगा, 800 आ रहा है ना। ये बात गीत समझ में नहीं आई? देखो फिर से बता रहे हैं, एक चीज तुम देखो, ये 7 है और ये 40 है, ठीक है। तो 7 5 जा कितना होता है? 35। या तो तुम इस 40 में से 5 कम कर दो तो भी चला जाएगा, या 2 जोड़ दो, जितने का इनका डिफरेंस है ना उतना जोड़ दो तब भी चला जाएगा, सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, कितने का डिफरेंस है इनका बताओ? 40 का। अगर इसके पास 40 और होता और यहाँ पर कैरी से 840 आ जाता तो पूरा चला ना जाता, है ना। 40 का डिफरेंस है कि नहीं, तो हम क्यों ना 40 जोड़ दें, वो ज्यादा करीब है, इतना दूर क्यों जाना, सही है। सो बोलो बात समझ में आ गई? तो क्या लिखेंगे? 1,10,000 40 इज डिजायर्ड नंबर। अगला सवाल देखो,
State whether this is a rational number or not. तो 1.456 रिपीटेड है, तो जिसमें रिकरिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग वो तो रेशनल है। रेशनल तुम पिछले क्लास में पढ़ी चुके पी वाई क्यू के पास। और रेशनल प्लस रेशनल क्या होता है? क्लोजर लॉ से। रेशनल प्लस रेशनल रेशनल होता है। सो इस रेशनल नंबर ये क्यों है रेशनल बताओ? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, सो इज रेशनल, इसलिए ये एक परिमेय संख्या हुई। अब जरा देखिए दूसरी क्या है? 1/9 इज रेशनल। सम ऑफ टू रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर इज रेशनल बाय क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ के हिसाब से सो इट इज रेशनल। वैसे इसको इतने में आंसर पूरा हो जाता है, फिर भी मैं करता हूं कि x को क्या मानो? 1.45656 ऐसे मान लो। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो क्या करोगे? 100x कितना हो जाएगा? 145.656। जितने डिजिट रिपीट हो उससे मल्टीप्लाई करो और उसको ठीक इसके नीचे लिख लो। तो क्या लिखोगे? 1.456 और ये आगे डॉट डॉट लगाते रहो, इनको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आया बताओ? 99x। और यहाँ कितना आ गया? चेक करो 144.2। तो बोलो x कितना आ गया? 144.2 अपॉन 99। तो बताइए x कितना आ गया? 1442/990। 1224। ये तो जाएगा नहीं, तो ये x हो गया। अब इसको जोड़ दो उसमें 1/9। So that is 1.456 bar plus 1/9. It is 1442/990 plus 1/9. 990 से तो चला ही जाएगा। 990 तो ये 1442 और इससे 110 आएगा तो कितना आ जाएगा? 1552 अपॉन 990। 2 से कट जाएगा तो 776 that is 776 अपॉन 4952। 3 से जाए तो जाए 17। किसी से नहीं, यही है। दिस इज द डिजायर्ड रेशनल नंबर। बात यही पूरी हो जाती है, मैंने बता दिया है, इसकी करने की जरूरत नहीं। बता दिया मतलब आगे आ जाए 3 नंबर का तो कर भी लो ना। एक्सप्लेन वाई 7 प्लस इंटू 11 प्लस 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। तो आपको बताना है ये यौगिक संख्या क्यों है। Why this is a composite number? चलिए ओके, ये बुक का ही क्वेश्चन है। कंपोजिट नंबर इज ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में है कि गरिमा ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में नहीं दिया है। जो नंबर दिया वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में दिया है कि नहीं दिया? हाँ नहीं, कुछ बोल ही नहीं। आप बोलो ना, तुझे दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है क्योंकि सम प्लस का साइन है ना। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ही होता है, प्लस नहीं होता ना। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट number can be expressed as product of prime
तो हम उसे एक्सप्रेस कर दें, अपने आप ही कंपोजिट प्रूव हो जाएगा। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, अभी प्रोडक्ट नहीं है, अभी प्लस का साइन है, प्लस होने से कंपोजिट नहीं माना जाएगा। 13 कॉमन लो, तो पहले में 7 इंटू 11 आया, इसमें 1 आया, मल्टीप्लाई करने पे वही आना चाहिए ना, तो देखो मल्टीप्लाई करके वो आ रहा है, तो दैट इज 13, 77 प्लस 1 तो दिस इज 13 इंटू 78। अब अमन क्या मान लिया जाए कि एक कंपोजिट नंबर है कि ना माना जाए? बोलो नहीं ना, क्योंकि अभी भी प्राइम नहीं हुआ है, तो इसलिए 13 इंटू, इसे लिखो 39 इंटू 2, अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी क्या लिखो, सही है, hence above number is a composite number। चलिए 4, which of this is rational? इनमें रेशनल कौन सा है? √6 प्लस √9, इट इज इरेशनल। इसे क्या कहा जाएगा? दैट इज √6 प्लस 3। सो इरेशनल, सम ऑफ इरेशनल एंड रेशनल नंबर इज इरेशनल, सीधी बात देखो, ठीक है, ये इतना ही लिख दो, इज इरेशनल। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इरेशनल रेशनल, बस ऐसे लिख दो, ये इरेशनल है, दिखने में लग रहा है। और √4 एंड √9 इज रेशनल। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म, दैट इज 23.426, ये तीनों रेकरिंग है, इसे x मानो और 1000x लिखो, क्योंकि 3 डिजिट रेकरिंग है, तो 23426.426 ये इधर चली जाएगी, क्योंकि 3 डिजिट इधर आ गए ना, तो फिर x कितना लिखें? 23.426, इस पे भी बार लगाओ और दोनों तरफ माइनस का साइन लगाओ, जितने डिजिट रेकरिंग है उसके हिसाब से 999 एंड दैट कम्स एज 23403। सो x कितना हो गया? ऊपर वाला 3 से जाए तो जाए 24, ये 3 से चला जाएगा, तो 2 7 जा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, फिर 0 और फिर 1 और नीचे 333। क्या ये अभी भी जा सकता है? अब नहीं जा सकता है, दैट इज 7801 अपॉन 333। अगला सवाल देखें, प्रूव दैट दिस इज इरेशनल नंबर, ये आपको खुद ही करना है, आपकी बुक में इस तरीके के कई सवाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7, इन ए सेमिनार the number of participants in science, social science and mathematics are 60, 84 and 108। तो 60 प्रतियोगी आए हैं साइंस में कंपटीशन लेने, 60 पार्टिसिपेंट्स इन साइंस और 84 इन सोशल साइंस, जबकि 108 क्या है इन मैथ्स। उन सभी को केवी नंबर 1 में बुलाया गया है और उनको रहने के लिए रूम दिए गए हैं। एक रूम में जितने एक रूम में रहेंगे उतने हर एक रूम में रहेंगे। ऐसा नहीं कि किसी रूम में 4 को बैठा दिया, किसी में 20 को, ऐसा नहीं किया जाएगा। और जो मैथ्स वाले हैं वो सारे मैथ्स के साथ ही रहेंगे, नहीं तो वो एसएसटी के साथ रहेंगे तो उनको अड़बड़ा लगेगा, अटपटा। तो सबको बराबर बराबर रखना है और मैथ्स वालों को मैथ्स के साथ रखना है, एसएसटी वालों को एसएसटी के साथ रखना है और साथ में साइंस वालों को साइंस के साथ रखना है। तो इनका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें चाहिए।
कि कितने कितने रुकाए जाए कमरे में कि इक्वल इक्वल रहें। ऐसा कोई नंबर जिससे तीनों डिवाइड हो जाए, मान लो 12-12 रख दिए जाए, तो उनको कहते हैं 12-12 रखे जाएंगे, 5 कमरे तुम ले लो। इनसे कहते तुम 7 कमरे ले लो, इनसे कहें 9 कमरे ले लो, फिर सबको जोड़ के भाई इतने कमरे दे दो भाई। बात समझाई? जैसे एक तो सबको इक्वल इक्वल मिले, और इससे ये भी हो गया कि साइंस वाले साइंस के ही साथ है, वो मैथ्स के साथ क्यों रहे, अपना डिस्कस करते रहे। तो हमें इन सब का क्या चाहिए बताओ, ये 12 क्या आया है, क्या इनका HCF है? सो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने दिए जाए, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये सारी कंडीशंस कुछ क्वेश्चन में दी गई। तो आगे पढ़ो, इसमें क्या दिया गया है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ in each room same number of participants are seated and all of them being in the same subject, so we have to find highest common factor। फिर उसी से डिवाइड करके निकाल देंगे इनके कमरे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, उतने लोग एक कमरे में रहेंगे। we need to find HCF। जैसे वो तुम्हारे उसमें था कि ना सारी मिठाइयाँ ऐसी रखी जाएं कि सेम रैक में सामने एक जैसी लगे, तो काजू कतली भी रखी जा रही है और कुछ भी बनारसी बर्फी, तो उसके लिए HCF ही निकाला गया था, दिखने में एक जैसी लगनी चाहिए। सेना में जो आर्मी मार्च कर रही है तो टुकड़ी में एक ही जैसे कंटिंजेंट होने चाहिए हर रो और कॉलम के हिसाब से, रो तो उतनी, कॉलम उतनी ही बननी चाहिए, तो उसके लिए HCF चाहिए। अब यहाँ आप कैसे करेंगे, 60 को क्या लिखेंगे, 2 × 30, 30 को तोड़ो, 2 × 15, 15 को तोड़ो, 3 × 5, 84 को तोड़िए, 2 × 42, 2 × 21, that is 3 × 7, 108 को तोड़ो, 2 × 54, 2 × 27, that is 3 × 3 × 3। सही है? अब इनका HCF निकालो। जब भी आप HCF लिखो तो ऐसे लिखा करो, या LCM भी लिखो तो ऐसे लिखा करो। तो क्या होगा बताओ, जो तीनों में कॉमन होगा वही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो देखो क्या क्या कॉमन आया तीनों में, 2 × 2 × 3, दैट इज 12। क्या आप मुझे बताएंगे गरिमा मैथ्स वालों को कितने कमरे दिए जाने चाहिए? निशिता, ताशी, अच्छा हाँ, नो। सो अब इस तरीके से 12 participants are to be kept in each room। सब में बराबर बराबर आ जाएंगे क्योंकि सबसे डिवाइड हो रहा। 12 participants are to be kept in each room। Number of rooms for science students, that is 60 by 12। Number of rooms और number of rooms 108 by 12, तो ये कितने हो गए, और टोटल कितने हो गए, 7, 5, 12, 21, 21 रूम्स हो गए। अगला सवाल देखो। नाउ 3 सेट्स क्या दिया है, ठीक है। देखो 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स आर टू बी स्टैक्ड। इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स की बुक है, तो उसको ऐसे लांबा लगाना चाहता है, लांबा स्टेशनरी, कि मैथ की रहे, इंग्लिश की, हिंदी की, और लेकिन एक जैसी लगे भी। ऐसा ना हो कि मैथ का इतना बड़ा ढेर तो देखने वाले को अटपटा लगेगा। स्टैकिंग इसी तरीके से होती है कि लगने में एक जैसी, ज़्यादा ढेरी लगा देगा इंग्लिश की। अगर मान लो मैथ की ज़्यादा बिकती है तो उसकी ज़्यादा ढेरी, लेकिन इक्वल स्टैकिंग लगाना चाहता है जिससे सुंदर लगे। अच्छा, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स आर टू बी स्टैक्ड इन सेट्स ऑफ वे। मैथ्स की कितनी बुक्स हैं बताओ, इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं,
number of English books, number of English books, that is 96, और number of मैथ्स बुक देखो, हिंदी बुक कितनी है? हिंदी बुक्स 240 और नंबर ऑफ मैथ्स की 336। अच्छा, इससे आपको पता चलता है कितने कितने की ढेरी लगानी है। रूम के हिसाब की तरीके हैं, इक्वल इक्वल हो जाए उतनी ढेरी लगा दें। सो वी नीड टू फाइंड HCF, स्टैकिंग करनी है। वी नीड टू फाइंड HCF। तो HCF निकालो। 96 का कितना होगा? 240 का कितना होगा? 336। 2 into 48, 2 into 24, 2 into 12, 2 into 6, 2 into 3, इसको करो। 2 into 120, 2 into 60, 2 into 30, 2 into 15, 3 into 5, 2 into ये कितना हो जाएगा? 168, 2 into 168, 2 into 168, 84, 2 into 42, 2 into 21, 3 into 7। HCF निकालो। 96, 240, 336। बहुत सारे 2 आ गए, इसमें 3 भी है। तो 2 into 2 into 2 into 2 into 3, 16 3 जा कितना होता है? 48 बुक्स एक स्टैक में रखी जाएं। अगर ऐसा किया जाए तो इंग्लिश के कितने स्टैक बनेंगे, कितनी डेरी बनेगी? देखो 48 बुक्स रखी जाए, सबसे डिविजिबल है 48, तो सभी से डिविजिबल हाईएस्ट है। तो नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश, इट इज 96 upon 48। नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ हिंदी बताइए कितने बनेंगे? 5 बनाए। नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथ्स बताइए। 16 से डिवाइड कर लें क्या? 7 आ रहा है। 48, 7। सो टोटल स्टैक्स कितने हो गए? स्टैक्स का मतलब ढेरी होता है। सारा तो चला, 14 स्टैक्स हो गए। अगला सवाल देखें। That is 9। 2 टैंकर्स हैं, एक में 850 लीटर है और एक में 680 लीटर पेट्रोल है। हम चाहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा मीजरिंग पॉट हो जिससे मुझे ज़्यादा बार ना करना पड़े, बड़ा सा हो और दोनों को पूरा नाप लें, बचे नहीं। एक ही सिंगल से हम नापना चाहते हैं। 10 लीटर का ले लो, 15 लीटर, बड़े से बड़ा चाहते हैं, जल्दी काम हो जाए। हमें मीज़र करना है कितना कितना है। एक में 850 लीटर है, एक में 680 लीटर है। तो कोई ऐसे मीजरिंग पॉट आते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कि ये, और उसमें हैंडल रहता है, उसी से ऐसे निकाल के कर लिया। ऐसे मीजरिंग पॉट होते हैं। तो क्या मैक्सिमम कैपेसिटी मीजरिंग पॉट की हो? वैसे तुम ऐसे 200 ml का लो तो निकालते ही रहोगे। बड़े से बड़ा चाहिए और एक चाहिए जिससे कि सारा तेल इसका भी मीजर हो जाए, इसका। बड़े से बड़ा कितना हो सकता है और उसके लिए क्या किया जाए? HCF निकाल लिया जाए। HCF का ये चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो एल्गोरिदम है वो भी यूक्लिड का HCF का ही है। कहीं कहीं LCM का भी आ जाता है, 1-2 सवाल LCM के भी है ना। सो वी नीड टू फाइंड HCF। यूक्लिड का HCF का भी मेथड है आपके में कि हट गया है? 850 और 680 का जरा निकालो तो
10 है तो 2 into 5 तो यही हो गया 10 का। 85 का करो। 17 into 5. सही है। 5 into 17, इसमें भी 2 into 5 तो हो गया। अब 68 का करो 17 into 4. तो 2 into 2 into 17, सही है। तो इनका HCF कितना हुआ? 850 और 680 का, that is 2, 5 और भी है कुछ क्या, 17, तो कितना हो जाएगा? 2 into 5 into 17, तो क्या 170 लीटर है। 170 लीटर से अगर नापोगे तो कितनी बार में नप जाएगा? अच्छा, तो ऐसा कुछ पूछ रहा है क्या? Which can measure the petrol exact number of, ये पूछ नहीं रहा है, बस इतना ही पूछा ना। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में ये होना चाहिए। चलो अगला सवाल देखें। Now, prove that one of three consecutive positive integer is divisible by 3. अगर ये यूक्लिड के हिसाब से नहीं हुआ तो पता नहीं। चलिए यूक्लिड डिवीजन लीमा हट गई ना, आप लोगों में बिल्कुल पता नहीं ना यूक्लिड डिवीजन। चलो छोड़ो इसको। 11th क्वेश्चन। School conducted a sports meet. The number of players in football, hockey and athletes 48, 60 and 132. तो हॉकी के और फुटबॉल के कितने खिलाड़ी हैं? सो नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स 48, नंबर ऑफ हॉकी प्लेयर्स that is 60, number of एथलीट्स, एथलीट्स का मतलब धावक, तो एथलेटिक्स इट इज 132। आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखो वही चीज फिर पूछी जा रही है। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, ये सब KV2 में आए हैं ये लोग दौड़ने के लिए, और नंबर ऑफ प्लेयर्स आर टू बी सीटेड एंड हर एक में उतने ही रखने हैं, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग सेम स्पोर्ट्स। एथलीट को फुटबॉल वाले के साथ नहीं रखना है, जिससे कि अपना डिस्कस करते हैं, उनकी अपनी टीम है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वी नीड टू फाइंड HCF 48, 2 into 24, 2 into 12, 2 into 6, 2 into 3। 60 का करो, 2 into 30, 2 into 15, 3 into 5। 132 का करो, 2 into 66, 2 into 33, 3 into 11। Now HCF of 48, 60 and 132. It comes as 2, 2 and 3। तो कितने खिलाड़ी रखने होंगे? ये 12 स्टैंडर्ड ही बन गया ना, 12 भी रखे जाते ही होंगे तभी ऐसा कोई है खिलाड़ी क्या? 12 ही क्यों आ रहा दोनों का आंसर? क्या जहाँ रखे जाते हैं आप लोग 12 रखे जाते हैं क्या? कोई है खिलाड़ी? है 12 रखे जाते हैं कि ये स्टैंडर्ड है क्या खिलाड़ी? तभी ऐसा 2 सवालों में ऐसा आया है। 10 रखे जाते हैं। 10 रखे जाते हैं। 10 तो वही चीज। अब देखो इसमें पूछा गया है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स।
डबल बिस्तर So number इनकी of मजा मेरा rooms जो किराया और नहीं देते मेरी बड़ी हो football players, सेमी गवर्नमेंट it is 48 by 12. इनको 4 कमरे सेंट्रल चाहिए. गवर्नमेंट अपनी Number of खिचड़ी rooms वाले for hockey players, खिचड़ी भी 60 by 12, that is 5. Number of rooms, बात ना करें, that is of athletics अभी कोई नहीं तुझे players, that is 132 by घूमने की 12. जगह Each 132 by 12 कितना होता है? देर लगा रहे हो. 11 So total rooms कितने चाहिए? 16 plus 4, 20 rooms चाहिए. 12th question देखो. P is a prime number, then prove that root P is irrational. Now, let root P is irrational. तो रूट पी को हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? रेशनल होता है यस, रूट पी इज रेशनल. तो इसे क्या किया जा सकता है? इसे a बाई बी लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. तो अब इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. So p is equals to a square by b square. तो a square is equals to p into b square. तो p divides a square. क्या हो जाएगा? p divides a square. If a prime number divides a square, then prime number also divides a. मान लो अगर 36 यानी 6 स्क्वायर है, इसको 3 डिवाइड कर रहा है, तो वो 6 को भी करेगा, क्योंकि वो दोनों में ही वो फैक्टर है ना. प्राइम नंबर डिवाइड्स ए स्क्वायर. दिस इंप्लाइज p divides a also. If p divides a also, that means इसका क्या मतलब है कि a का फैक्टर एक p भी है. मैं ये कह रहा हूं ना, 2 divides 10, इसका मतलब है 10 का एक फैक्टर 2 है. तो इसका मतलब है a को क्या लिखा जा सकता है? pc. a को क्या लिखा जा सकता है? नाउ a को लिखा जा सकता है pc, where c is some integer. तो अब मुझे बताओ a स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? p स्क्वायर c स्क्वायर. और हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसी में पुट कर दो. पुट इन इक्वेशन नंबर 1. तो p स्क्वायर की जगह लिखो p स्क्वायर c स्क्वायर. ऐसा करने से इसी में पुट किया है. देखो a स्क्वायर की जगह ये रख दिया p स्क्वायर c स्क्वायर, तो एक p कट गया. अब आपके पास क्या बचा? p स्क्वायर इज इक्वल टू pc स्क्वायर. p स्क्वायर के कई फैक्टर हैं, जिसमें से एक प्राइम फैक्टर p है. तो कोई प्राइम नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता हो तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. दैट इज p divides b square implies that p divides b also. That means p divides a and b both, but A and B are co-prime. This is contradiction. ये विरोधाभास है. Which has arisen due to our wrong assumption. Which has arisen, जो क्यों उत्पन्न हुआ है? Arisen due to our
wrong assumption. So root p is irrational. p प्राइम होगा, अगर p प्राइम होगा तो ही रूट p इरेशनल है। ऐसे हर रूट p इरेशनल नहीं होगा, मतलब जैसे रूट 4 को कह दे कि हर p इरेशनल से थोड़ी होगा। p प्राइम होगा तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल। और इस विधि को क्या कहते हैं, विरोधाभास की विधि, दैट इज मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। 3 मेथड है किसी चीज को प्रूव करने के लिए, मेथड ऑफ इंडक्शन, मेथड ऑफ डिडक्शन एंड मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। आप जिस विधि से कर रहे हैं वो विरोधाभास की विधि। इसमें आप लिख सकते हैं बाय प्रूफ, किसके द्वारा प्रूफ, बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। अगला सवाल देखें। थर्टीन्थ तो नहीं करना है, 14th भी नहीं करना है, 15th देखो, ये सब यूक्लिड के हैं। चलिए now हमको क्या दिया गया है, ए बी सी डी आर द पॉजिटिव रेशनल नंबर्स such that a plus root b it is equals to c plus root d। given क्या, a b c d are positive rational number, और क्या दिया है, a plus root b इट इज सी प्लस रूट। फिर हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि a इज इक्वल टू सी। दो चीज हो सकती है टू प्रूव, आइदर a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू b, या तो ये होगा और नहीं तो क्या होगा, और b एंड d आर स्क्वायर ऑफ रेशनल। B and D are square of rational। इसका मतलब समझो कि या तो ये होगा, ये तो समझ में आता है, अगर ऐसा होगा तो ये इसके इक्वल हो जाए और ये इसके इक्वल हो जाए, ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, मान लो सभी प्राइम नंबर हुए तो प्राइम नंबर के तो स्क्वायर रूट, भाई रेशनल नंबर तो प्राइम भी हो सकता है ना, तो उनके रूट नहीं निकलेंगे, अभी पिछले सवाल में कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रेशनल रेशनल के इक्वल हो जाएगा और जो फिर इरेशनल इरेशनल, और कोई रास्ता बचता है क्या। और दूसरी स्थिति b एंड d आर स्क्वायर ऑफ रेशनल, कोई एक रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर रेशनल कुछ भी हो सकता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, हम ये प्रूव करेंगे कि ये स्क्वायर ऑफ रेशनल है। ठीक है कि नहीं, इसको भी हम आगे बता देंगे कि स्क्वायर ऑफ रेशनल किसी भी रेशनल नंबर के स्क्वायर के तौर पर हम लिखेंगे। b इज स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, जैसे मैं यहाँ ये प्रूव करूंगा कि b इज इक्वल टू p प्लस 2q बाई 3 का होल स्क्वायर, तो क्या ये प्रूव नहीं हो जाएगा b इज स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर। ऐसा मैं कर दूं जहां मैं p और q को इंटीजर ले लूंगा, और अगर मैं d को भी ऐसा प्रूव कर दूं तो क्या ये दोनों प्रूव नहीं हो जाएंगे कि क्या ये स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, ऐसा मैं प्रूव करने वाला हूं। सही है, और ये हमें वैसे प्रूव करेंगे। चलिए नाउ प्रूफ देखो, प्रूफ में क्या बात कही गई है कि
देयर में बी टू केसेस, दो केस हो सकते हैं, या तो ए सी के इक्वल होगा या ए सी के इक्वल, दो ही तो केस हो सकते हैं ना, कुछ भी होगा, दो नंबर हैं, या तो इक्वल होंगे या नहीं होंगे। इतनी बात समझ आई? सो देयर may be two cases, either A is equals to C और A is not equal to C। तीसरा केस तो कोई नहीं हो सकता ना, तो मैं केस 1 ले रहा हूँ, केस 1 से ये प्रूव कर दूंगा, केस 2 से ये प्रूव कर दूंगा, सही है? तो केस 1 लो, A is equals to C। अब आपको गिवन क्या है, A plus root D it is equals to C plus root D। तो अब बोलो C की जगह आप क्या रख दोगे, क्या A रख दोगे? जब है तो रख दिया, ये तो गिवन था ही, ये रख दिया। ऐसा करने से A कट जाएगा और A कट जाएगा तो रूट B किसके इक्वल हो जाएगा, रूट D, और स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो फिर B किसके इक्वल हो जाएगा, D। फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया ना। यदि A C के इक्वल हुआ तो ये हो जाएगा, और नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब देखो केस 2, A is not equal to C। अब जरा देखिए, तो अगर A C के इक्वल नहीं है तो फिर A is equal to C plus X होगा। वो x कोई और नंबर होगा, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। मान लो जैसे मैं कहूं कि 5 7 के इक्वल नहीं है, तो 5 क्या हो सकता है, 7 प्लस माइनस 2, तो a प्लस एक्स तो हो ही सकता है ना, कोई एक नंबर है, या तो माइनस करके आएगा प्लस करके, ठीक है? तो a नहीं है c के इक्वल, तो a क्या होगा, c प्लस एक्स। छोटा भी हो सकता है, बड़ा, x कोई निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, कुछ जोड़ने या घटाने से आ जाएगा, सही? चलो अब इतनी बात हो गई। नाउ पुट दिस वैल्यू इन गिवन आइडेंटिटी। आगे की बात देखो, हमें क्या दिया गया है, a प्लस रूट बी इज इक्वल्स टू c प्लस रूट डी। a की जगह अरविंद क्या रखोगे बताओ, ये तुमने लेट कर लिया ना, जो चीज तुमने लेट की हुई है रख दो। तो क्या रखोगे, c प्लस एक्स प्लस रूट बी it is equals to c plus root b। a की जगह रख दी वैल्यू, इससे c और c कट गए, ठीक है? अब आपके पास क्या बचा, x प्लस रूट b it is equals to root d। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा बोलो, x प्लस रूट बी का स्क्वायर करो, इधर तो d आ जाएगा, इसका करो, एक तो x स्क्वायर बना, एक b बना, और क्या बना, 2 इंटू एक्स इंटू रूट बी इट इज इक्वल टू d। ये बात हो गई। अब जरा देखिए नाउ, तो एक तरफ ले जाओ, 2x रूट बी यहीं रखो और बाकी एक तरफ ले जाओ, उधर क्या आएगा, d माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, सही है? अब देखिए 2x को भी नीचे ले जाओ, तो रूट बी क्या आ गया बताओ, d माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x, सही है? अब इसका स्क्वायर कर दो। सर इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं, रूट बी और रूट बी इक्वल कैंसिल हो जाएंगे। कहाँ इक्वल है? सर उधर अभी आया था हैं? उधर। वो केस 1 के लिए इक्वल है, केस 2 अलग है। जब वो होगा तब इक्वल होंगे, केस 2 अलग है। अब वो इक्वल नहीं है तो वो ले लोगे क्या, इक्वल वाला ले लोगे, उसको थोड़ी ना रिफर कर सकते, नहीं? केस 2 अलग चीज है, नहीं है तो क्या। अच्छा अब तुम्हें क्या लग रहा है, मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या रेशनल का स्क्वायर प्रूव हो गया, बस स्क्वायर करो तो क्या हो गया। इसमें क्या किया, बस वैल्यू रखी है, 5 नंबर का सवाल है,
हमने ए को सी प्लस एक्स रख दिया था, क्या रखा था? सी प्लस एक्स, सी कट गया। अब सारी चीजें रखने के बाद स्क्वायर किया और देखो उधर आ गया। तो अब बी क्या आ गया? स्क्वायर करो जरा। तो b की वैल्यू किसके इक्वल हो गई बोलिए? d माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x का स्क्वायर। ये हो गया। क्या तुमको ये सब इंटीजर लग रहे हैं? सभी इंटीजर हैं। ये सब रेशनल नंबर्स ही हैं। तो रेशनल अपॉन रेशनल भी तो रेशनल ही होता है, और रेशनल का स्क्वायर। तो b इज नाउ हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज ए रेशनल नंबर। अब आप d के लिए करो, ठीक है? चला b इज स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर। इसी को ले लो। अब जैसे तुमने यहाँ लिया है ना, यहाँ ना स्क्वायर करो, इसको वहां ले जाके स्क्वायर कर दो, तो रूट में डी आ जाएगा। एक बार तुम एक्स यहाँ रख रहे हो, अब अगली बार क्या करो बताओ? उसी इक्वेशन में जो तुम्हारी पहली वाली वहां दिख रही है ना, उसको क्या कर दो? ये देखो ना, ऐसे करो। देखो रूट भी क्या लिखोगे? क्या रूट d माइनस एक्स और स्क्वायर कर लो, तो क्या होगा? स्क्वायरिंग करने से यहां तो b आ जाएगा, रूट d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बताइए? ये तो d आ गया प्लस एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस 2 इंटू एक्स रूट d। अब क्या करोगे? इसको इधर ले आओ 2x रूट d को, और वहां d प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी। तो रूट d क्या हुआ बताइए? तो d कितना हुआ? d देख लो, क्या वो भी स्क्वायर हो गया? ठीक है। बाई केस 1 एंड केस 2 इट इज प्रूव्ड द डिजायर्ड कंडीशन इज प्रूव्ड। क्या लिखोगे? From case 1 and 2 desired condition is proved. From case 1 कितना ही लगी है? ऐसे कौन देख देख के दिखा तो तू लिखा लिख दो सीरीज क्वेश्चन नहीं पूछे। अरे यार ये किलोमीटर का है, तुम नहीं लिखा? दिखा पेपर सभी के पास है रियल नंबर का, ऐसा तो नहीं लिखना भाई डरो।